नमस्कार। आज हम सेंसस एंड सैंपल इन्वेस्टिगेशन यानी संगणना तथा प्रतिदर्श अनुसंधान इसके संबंध में चर्चा करेंगे। जब भी हम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन की प्लानिंग करते हैं तो जो भी इन्वेस्टिगेटर होता है, अनुसंधान करता, उसको ये निर्णय करना ही पड़ता है कि जो भी समस्या प्रस्तुत है उसके अध्ययन के लिए अनुसंधान क्षेत्र की प्रत्येक इकाई के बारे में सांख्यिकीय सूचना उपलब्ध करेगा। अर्थात अनुसंधान क्षेत्र में जितनी भी इकाइयां होंगी उन सभी इकाइयों को वो शामिल करेगा या उस क्षेत्र की सभी इकाइयों के समग्र में से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों को छांट करके केवल उनके बारे में ही आवश्यक समग्र एकत्रित करेगा। तो ये पहले से जब निश्चित कर लेते हैं कि समंकों का संकलन सेंसस इन्वेस्टिगेशन के आधार पे होगा या सैंपल इन्वेस्टिगेशन के आधार पे, तो हमें सेंसस इन्वेस्टिगेशन क्या है और सैंपल इन्वेस्टिगेशन क्या है, उनकी क्या विधियां हैं, किस तरह के होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। जो समग्र या समष्टि जिसको हम कहते हैं यूनिवर्स और पॉपुलेशन, उसका अर्थ यह है कि जो भी हमारा अनुसंधान क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए हम ये मान लें कि हम किसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को ले रहे हैं, तो फिर सारे विद्यार्थियों को हम उसमें शामिल कर रहे हैं। मान लीजिए उस विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी हैं, तो सभी 10,000 विद्यार्थियों को हम शामिल करेंगे। ये उसका यूनिवर्स या पॉपुलेशन की स्टडी कहलाएगी। तो ये समग्र या समष्टि का अर्थ ये है कि अनुसंधान क्षेत्र की सभी इकाइयों के समुदाय से जिसमें कुछ सामान्य विशेषता या विशेषताएं होती है, यानी जो टोटलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन यानी अथवा सांख्यिकीय अनुसंधान के अधीन शामिल होने वाले पदों या तत्वों के संपूर्ण संग्रह को ही समग्र कहते हैं। कोई भी इकाई उसमें से छोड़ी नहीं जाती है। जैसा अभी मैंने कहा कि विश्वविद्यालय के 10,000 छात्र हैं, तो उनकी आयु, लंबाई, मासिक व्यय के बारे में अनुसंधान करना हो तो सभी छात्रों का समूह समग्र या समष्टि कहलाएगा। मान लीजिए हम भारत के सूती वस्त्र मिल में काम करने वाले मजदूर को ले रहे हैं और उनकी आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण के लिए ले रहे हैं, तो समग्र के तत्व या एकक ये होंगे सभी। ऐसे ही मान लीजिए देश में चीनी मिलों की कुल संख्या है, एक पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या है, ये सभी समग्र या समष्टि के उदाहरण हैं। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा अनुसंधान क्षेत्र है उसमें जितनी भी इकाइयां हैं, प्रत्येक इकाई को, किसी को भी नहीं छोड़ना है, उस प्रत्येक इकाई को शामिल करना, ये यूनिवर्स और पॉपुलेशन जिसको कहेंगे उसकी स्टडी कहलाएगी। अब ये समग्र कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें हम ये कहते हैं कि उसका जो है अगर संख्या निर्धारण के आधार पे अगर हम देखें तो परिमित और अपरिमित। परिमित का अर्थ ये होता है जिसकी संख्या निर्धारित हो, और अपरिमित का अर्थ ये होता है कि जिसकी संख्या निर्धारित नहीं हो। यानी परिमित समग्र ऐसे समग्र को कहते हैं जिसमें इकाइयों की संख्या सुनिश्चित होती है। ये ऊपर जो डायग्राम दिया है उसमें ये बातें दी है। जैसे 1 अप्रैल 1991 को, या हम ये कह सकते हैं अभी 1 अप्रैल 2011 को भारत की जनसंख्या क्या है, किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, देश में मान लीजिए किसी भी वर्ष में, जैसे हम ये मान लीजिए 2020 में छपी हुई पुस्तकों की संख्या क्या है। यानी जिसकी संख्या सुनिश्चित होती है उसको फाइनाइट यानी परिमित कहते हैं, और जिसकी संख्या इनफाइनाइट होती है यानी जिसकी संख्या का कोई गणना नहीं हो सकती, अनिश्चित होती है, अनंत होती है, उसको हम अपरिमित या अनंत समग्र कहते हैं। जैसे
नवजात शिशुओं की संख्या है, अब ये अनिश्चित है, पता नहीं लगा कितने हुए। जब तक हम उनको काउंट कर चुके होंगे और पैदा हो चुके होंगे, तो फिर वो अनंत या अनिश्चित स्थितियां रहती हैं। बोले गए शब्दों की संख्या, बहुत सारे शब्द बोलते हुए जाते हैं, बोलते हुए जाते हैं। अब कितने शब्द बोले गए हैं, तो ये अनिश्चित या अनंत से हैं, तो ये अपरिमित समग्र कहलाते हैं। तो कभी कभी समग्र की संख्या, जो इकाइयों की संख्या है समग्र में, इतनी होती है कि उनको व्यवहार में अपरिमित मानना ही उचित होता है। और कभी कभी तो हमें ठीक प्रकार से भी ज्ञात नहीं होता कि समग्र परिमित है या अपरिमित। जैसे आकाश में तारों की संख्या, पेड़ों पे पत्तियों की संख्या, अब ये सब हम सामान्य रूप में इनको अपरिमित ही मानते हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरा एक उदाहरण लेते हैं, वास्तविक या परिकाल्पनिक, रियल और एंड हाइपोथेटिकल यूनिवर्स। तो रियल ये है कि यथार्थ या वास्तविक अस्तित्व के आधार पे उसका वास्तव में अस्तित्व होता है। तो जिसका अस्तित्व वास्तव में होता है वो समग्र वास्तविक होता है, जिसमें सभी इकाइयां मूर्त रूप में या यथार्थ रूप में विद्यमान होती है। जैसे भारत में आयकरदाताओं की संख्या, ये पता होती है कितनी संख्या है, कि निश्चित पृष्ठों वाली जो पुस्तक है उनकी संख्या, या विमानों का समग्र, तो ये वास्तविक होती हैं। परिकाल्पनिक या सैद्धांतिक समग्र वो है जिसमें ठोस या मूर्त रूप में विद्यमान नहीं होता और जिसकी इकाइयों की केवल कल्पना कर सकते हैं। जैसे सिक्का उछालते हैं तो चित्त और पट, यानी हेड और टेल के परिणामों की संख्या लिख करके बना हुआ एक समग्र, तो ये एक तरह से काल्पनिक ही होता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार से जो हम हमारा जो यूनिवर्स है उसको जान सकते हैं, परिमित और अपरिमित समग्र के माध्यम से, वास्तविक एवं परिकाल्पनिक समग्र के माध्यम से। अब जब हम हमारा जो, जैसा मैंने कहा कि जो हमारा समग्र है उसका पूरा का पूरा यदि हम उसकी स्टडी करते हैं पूरे समग्र की, तो इसको हम सेंसस इंक्वायरी कहते हैं। जब किसी समस्या से संबंधित पूरे समूह या समग्र के प्रत्येक इकाई, व्यक्तिगत इकाई का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, तो इस प्रकार का अनुसंधान संपूर्ण गणना या संगणना अनुसंधान यानी कहलाता है। जैसे किसी कॉलेज में 4000 विद्यार्थी हैं, तो प्रत्येक विद्यार्थी के मासिक व्यय के बारे में यदि आंकड़े एकत्रित करें तो ये संगणना अनुसंधान कहलाएगा। तो जनगणना है, उत्पादन संगणना है, यानी पॉपुलेशन सेंसस, सेंसस ऑफ प्रोडक्शन, ये संगणना अनुसंधान के आधार पर करते हैं। ये उपयुक्त कहाँ है? जहाँ क्षेत्र सीमित हो, विविध गुणों की इकाइयां हों और प्रत्येक इकाई का गहन अध्ययन करना और शुद्धता की अत्यधिक मात्रा अपेक्षित हो, वहाँ ये उपयुक्त है। क्योंकि अगर मान लीजिए क्षेत्र सीमित नहीं है, बड़ा भारी क्षेत्र है, तो फिर अनुसंधान का कार्य बड़ा जटिल हो जाएगा और जो भी हमारे उद्देश्य हैं वो प्राप्त नहीं हो सकेंगे। इसके लाभ क्या है? एक तो पहला है अधिक विश्वसनीयता, यानी संगणना विधि में जो भी प्राप्त समंक है उसमें अत्यधिक शुद्धता और विश्वसनीयता होती है, क्योंकि इस स्थिति में समग्र के प्रत्येक भाग का व्यक्तिगत रूप में, जो भी इकाई है प्रत्येक इकाई उसका व्यक्तिगत रूप में गहन अध्ययन करते हैं। जब प्रत्येक किसी इकाई को छोड़ते ही नहीं है तो फिर वो अधिक विश्वसनीय हो जाती है और इसी कारण से विस्तृत सूचना भी हमें मिल जाती है, क्योंकि प्रत्येक इकाई के बारे में केवल हम जब उसको शामिल करते हैं तो उससे संबंधित अनेक बातें व्यक्तिगत रूप से या जिस भी प्रकार से हम एक समंक एकत्रित करते हैं तो उसके बारे में अनेक बातों का पता चल जाता है। जैसे जनगणना में केवल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात नहीं होती, बल्कि उनकी आयु, वैवाहिक स्थिति, व्यवसाय, आय, इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। उपयुक्तता एक सीमित क्षेत्र में ही उपयुक्त है और विविध विशेषता वाले समग्र के लिए उपयुक्त है। दोष क्या है इसके? एक तो अधिक व्यय रहता है इसमें, क्योंकि इस प्रणाली में खर्चा बहुत होता है कि अधिकतर प्रयोग सरकार जनगणना या उत्पादन संगणना के लिए करती है और इन कार्यों के लिए अलग से भी विभाग स्थापित करने पड़ते हैं। इसी तरह से अधिक समय एवं परिश्रम भी लगता है। इस अनुसंधान में समय भी अधिक लगता है, परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक इकाई से गहनता से उससे संबंधित सूचनाएं एकत्रित करनी पड़ती हैं। कोई भी इकाई इसमें छोड़ी नहीं जाती, इसलिए समय भी लगता है और परिश्रम भी बहुत करना पड़ता है। अब कई बार तो ऐसी स्थितियां होती है कि ये असंभव हो जाता है, क्योंकि
यदि समग्र अनंत हो तो क्षेत्र की प्रत्येक इकाई से संपर्क स्थापित नहीं हो सकता हो, या इकाइयों की जांच करने से वो समाप्त हो जाए तो संपूर्ण गणना नहीं हो सकती। जैसे माचिस है, अब उसकी प्रत्येक तीली को यदि जला जला के देखेंगे तो वो सारी तीलियां ही समाप्त हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में सभी को हम नहीं ले सकते। या जैसे दवाइयाँ होती है, तो प्रत्येक टेबलेट को या कैप्सूल को लेंगे तो ले करके देखेंगे तो वो तो वैसे ही समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी अनेक परिस्थितियों में ये असंभव भी होता है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।